अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैंने एक नया कैमरा लिया है, सोनी ZV-E10, और अभी मैं इस कैमरा से ही शूट कर रहा हूँ। मैं फिल्म मेकिंग और मेरा जो ये यूट्यूब वीडियोस होता है ये सभी शूट करने के लिए मैंने इस कैमरा को लिया है। और इस कैमरा को लेने के बाद इस कैमरा का जो कैपेबिलिटीज़ है वो मैं चेक करना चाहता था, तो इसलिए मैंने मेरा घर पे ही एक सिनेमेटोग्राफी टेस्ट किया है। आज इस वीडियो में जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैंने ये शूट को प्लान किया। अगर आप अपने सोनी के कैमरे से भी सिनेमैटिक फुटेज निकालना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए पहले प्रोडक्शन डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये शूट मैंने अपने घर पे ही किया है, कहीं किसी स्टूडियो में जाके ये शूट नहीं हुआ है, और मेरे घर पे ही जो अवेलेबल फर्नीचर्स और कुछ चीज़ें मेरे पास था वही चीज़ें यूज़ करके मैंने इस शूट का प्रोडक्शन डिज़ाइन को किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये काउच यूज़ किया है। ये मेरे घर का ड्राइंग रूम का काउच है जिसको आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया है। इसके अलावा मेरा जो गिटार है, गिटार स्टैंड है, मेरे पास ये लैम्प शेड था, ये यूज़ किया है, ये लैम्प को भी यूज़ किया है, और फ्लोर पे हमने कारपेट बिछा दिया था। इसके अलावा हम लोग मार्केट से इस शूट के लिए स्पेसिफिकली और कुछ एक्स्ट्रा सामान भी खरीदा था प्रोडक्शन डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स का टेबल क्लॉथ, स्कार्फ्स, फ्लावर्स, ये सब हमने खरीदा था टू कंप्लीट दिस सेट डिज़ाइन। और मैं इस शूट को बिल्कुल लो बजट रखना चाहता था, तो इसलिए मैंने जितना हो सके कम खर्च करने का कोशिश किया है और सबसे ज़्यादा आउटपुट निकालने का कोशिश किया है। तो आप भी अपने शूट के लिए ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए आपको वही सब चीज़ें खरीदना है जो आपके फ्रेम में देखने में अच्छा लगेगा। रियल लाइफ में हो सकता है आपको ये सब चीज़ें देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फोटोग्राफ्स में या फिर आपके वीडियो फुटेज में ये सब चीज़ें बहुत ही सुंदर लगता है और आपके सेट डिज़ाइन में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वैल्यू ऐड करता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव था जितना हो सके कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना और सीन में डेप्थ क्रिएट करना, और इसके लिए आपको फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग से डिज़ाइन करना है। फोरग्राउंड में हमने कुछ क्रिस्टल बॉल्स का यूज़ किया है, हालांकि 90% ऑफ द शॉट्स में मैंने फोरग्राउंड का इस्तेमाल नहीं किया है, और जो मिड ग्राउंड है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो मॉडल है, और जो बैकग्राउंड है वहाँ पे हमने जितना हो सके डेप्थ क्रिएट करने का कोशिश किया है। और इसी वजह से हमने काउच को भी वॉल के साथ बिल्कुल फ्लैट ना रख के थोड़ा सा एंगल करके उसको आगे ले आया था टू क्रिएट द डेप्थ। और सेट डिज़ाइन में मैंने कुछ प्रैक्टिकल लाइट्स का भी यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे ये लैम्प शेड है और यहाँ पे एक ये लैम्प है। प्रैक्टिकल लाइट्स का मतलब है जो लाइट्स आप सीन में एक्चुअली देख सकते हैं। ये लाइट्स आपके प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी एनहांस करता है और सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट है वो करने के लिए एक मोटिवेशन देता है, जिसे सिनेमेटोग्राफी में मोटिवेटेड लाइटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे मॉडल के ऊपर आप जो बैकलाइट देख रहे हैं, जिसे हेयर लाइट भी कहा जाता है या फिर रिम लाइट भी कहा जाता है, तो इस बैकलाइट को मैंने इस लैम्प शेड से मोटिवेट किया है। मतलब एज अ व्यूअर आपको लगेगा कि ये लाइट इसी लैम्प से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस लैम्प का जो लाइट है वो उतना भी पावरफुल नहीं है कि ये एक बैकलाइट की तरह काम करे। तो इसको एनहांस करने के लिए मैंने अलग से एक एक्स्ट्रा लाइट को यूज किया है। इसके अलावा मेरा जो की लाइट है वो एक सॉफ्ट बॉक्स है जिसको मैंने 45 डिग्री एंगल में साइड से प्लेस किया है, और उस लाइट को और भी डिफ्यूज करने के लिए मैंने इसके सामने एक डिफ्यूजर का यूज किया है, जिससे मॉडल के ऊपर जो लाइट आ रहा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जा रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने एक 5-in-1 रिफ्लेक्टर का यूज किया है टू बाउंस बैक सम ऑफ द लाइट्स ऑन द फिल साइड। तो किसी भी शूट में ये 5-in-1 रिफ्लेक्टर एक बहुत ही हैंडी चीज़ है जो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप एक 5-in-1 रिफ्लेक्टर खरीदना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एफिलिएटेड लिंक्स मिल जाएगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए मैंने एक रेड ट्यूब लाइट और एक ब्लू ट्यूब लाइट का इस्तेमाल किया है। ये बैकग्राउंड में एक अच्छा सा हेलो क्रिएट कर रहा है और एम्बियंस को भी क्रिएट कर रहा है। मेरे पास कुछ चीप कैन लाइट्स भी है जिसके ऊपर मैंने सिंपल सेलोफेन पेपर्स को हाउस होल्ड क्लिप से क्लिप कर दिया है, और इन कैन लाइट्स में नॉर्मल एलईडी लाइट्स हैं। मैं इन लाइट्स को मेरे शूट में अभी भी यूज़ करता हूँ। आपको ये सब लाइट्स कोई भी फोटोग्राफी स्टोर में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा सेटिंग्स। तो किसी भी कैमरे से कोई भी शूट करने के लिए, चाहे फोटोग्राफी हो या फिर वीडियो हो, 3 चीज़ों का सही होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्सपोजर, वाइट बैलेंस एंड फोकस। अगर आप इस व्लॉग में वीडियोस शूट करते हैं और आपको अच्छा फुटेज नहीं मिल रहा है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप इन 3 सेटिंग्स का अच्छे से सेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक्सपोजर और वाइट बैलेंस को प्रॉपरली सेट करेंगे इन कैमरा तो आपको ज़रूर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स इन्हीं चीज़ों का गलती करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने इस सीक्वेंस को सोनी ZV-E10 कैमरा से शूट किया है, जो कि एक बिल्कुल ही
इनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल कैमरा है। इस सीक्वेंस को मैंने 4K में शूट किया है इन 23.976 फ्रेम्स पर सेकंड। कुछ जगह पे 60 FPS में शूट किया है कुछ स्लो मोशन शॉट्स को यूज करने के लिए, लेकिन ये कैमरा 60 FPS में सिर्फ 1080p तक ही शूट करता है, तो वो कुछ शॉट्स मुझे अपस्केल करना पड़ा एडिटिंग के टाइम पे। और ये कैमरा 8-bit 420 फुटेज ही लेता है और 4K 23.976 FPS में 100 Mbps बिट रेट में शूट करता है। और इस कैमरा में एक सेटिंग है टेम्परेचर सेटिंग बोल के, उसको मैंने हाई पे सेट करके रखा है। हर एक सोनी का कैमरा में ही ये सेटिंग रहता है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लो में सेट किया हुआ मिलेगा, जिसको आपको चेंज करके हाई में करना है। तो अगर आप एक अच्छा मेमोरी कार्ड और ये सेटिंग को यूज़ करेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो सोनी का कैमरा है उसमें कोई ओवर हीटिंग का इशू नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने S-Log3 और S-Gamut3 में शूट किया है, जो कि PP9 जो पिक्चर प्रोफाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट जिस सेटिंग में आता है उसी में मैंने शूट किया है। और वो क्यों किया है और इन S-Log3 S-Gamut3 फुटेज को प्रॉपर्ली किस तरह से कलर ग्रेडिंग करना है, ये जानने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने जो लेंसेज यूज़ किया है वो है विल्ट्रॉक्स का 23mm का एक लेंस जो ऑटो फोकस सपोर्ट करता है, और इसके अलावा 7 आर्टिजन्स का 35mm का एक मैनुअल लेंस भी यूज़ किया है, और दोनों लेंस ही f1.4 एपर्चर का है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही लेंस खरीदा है f1.4 एपर्चर का, क्योंकि जब मैं किसी शूट में इन दोनों लेंस को यूज़ करूँगा और एक सेट को एक प्रॉपर वे में लाइट करूँगा, तो अगर मेरा दोनों ही लेंस का मैक्सिमम एपर्चर सेम है तो मुझे बार बार लाइट को चेंज करने का या फिर लाइट इंटेंसिटी को एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं होगा इन बिटवीन लेंस चेंजेस। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, जैसे कि पिक्चर प्रोफाइल है S-Log3 S-Gamut3, और S-Log3 में सोनी के कैमरा में सबसे अच्छा और मैक्सिमम डायनामिक रेंज मिलता है। और अगर आपको प्रॉपर्ली कलर ग्रेड करना आता है देन इट्स हाईली रिकमेंड कि आप इसी पिक्चर प्रोफाइल का यूज़ कीजिए आपके सोनी के कैमरे से सबसे अच्छा फुटेज पाने के लिए। तो S-Log3 में सोनी ZV-E10 में जो मिनिमम ISO है वो है 500, और यही सोनी ZV-E10 का नेटिव ISO है या फिर बेस ISO है। तो ISO को मैंने 500 पे रख दिया है, क्योंकि नेटिव ISO में ही एक कैमरा का जो डायनामिक रेंज है वो भी मैक्सिमम होता है और इसका जो नॉइज परफॉर्मेंस है वो भी सबसे कम होता है। तो ISO को मैंने 500 पे सेट करके छोड़ दिया, और इस ISO को मैं कभी भी चेंज नहीं करता हूँ। इसके बाद जैसे कि मैं 23.976 FPS में शूट कर रहा हूँ, तो मुझे शटर स्पीड को भी 1/50th रखना पड़ा, क्योंकि अगर आपको 180 डिग्री शटर एंगल का रूल पता है तो आपको शटर स्पीड को आपके फ्रेम रेट का डबल रखना होता है। तो 23.976 या फिर 24 FPS जैसे कह सकते हैं, इसका डबल होता है 48। तो आइडियली आपको आपका जो शटर स्पीड है उसको 1/48 रखना होता है, लेकिन जैसे कि इन कैमरेज में 1/48 का शटर स्पीड नहीं होता है, तो आप 1/48 का जो सबसे क्लोज है वो है 1/50, इसमें शटर स्पीड को सेट करके रख सकते हैं। तो आपको सबसे नेचुरल मोशन ब्लर देखने को मिलेगा, और ये आपको सिनेमैटिक फुटेज लेने में भी हेल्प करेगा। और मैंने आपको कहा एपर्चर को मैंने थ्रू आउट द शूट f1.4 में ही सेट करके रख दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने ISO, शटर स्पीड और एपर्चर को इन सेटिंग्स में एक बार सेट करके थ्रू आउट द एंटायर शूट कभी भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे एक सिनेमेटोग्राफर और एमेचर वीडियोग्राफर के बीच में जो फ़र्क है वो है, एक सिनेमेटोग्राफर कैमरा में इन सेटिंग्स को चेंज नहीं करेगा और वो कोशिश करेगा लाइटिंग के मदद से लाइट को ऐड करके या फिर लाइट को घटा के एक्सपोजर को एडजस्ट करना। मतलब अगर सीन में उनको लगता है कि एक्सपोजर डाउन है और उनको ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है, तो वो सेटिंग्स में ISO को नहीं बढ़ाएगा या फिर शटर स्पीड को भी नहीं घटाएगा। वो कोशिश करेगा अलग से उस सीन में लाइट्स ऐड करके उस सीन का एक्सपोजर को प्रॉपर एक्सपोजर में लाना। अगर आप आउटडोर में डे लाइट में शूट करते हैं तो इन सेटिंग्स में यूजुअली आपका जो फुटेज है वो ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप एपर्चर को बढ़ाने का कोशिश करेंगे या फिर शटर स्पीड को भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन उससे आपको कभी भी सिनेमैटिक फुटेज नहीं मिलेगा। तो उस वक्त आपको एक ND फिल्टर का यूज़ करना है, और अगर आपके पास एक वेरिएबल ND फिल्टर है तो आप उस वेरिएबल ND फिल्टर को एडजस्ट करके आपके फुटेज का जो एक्सपोजर है उसको प्रॉपर्ली एक्सपोज कर सकते हैं। मैं कोडक का ये वेरिएबल ND फिल्टर यूज़ करता हूँ विद दिस स्टेप अप रिंग्स। तो आप इस ND फिल्टर को किसी भी लेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं हैविंग एनी थ्रेड साइज विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप अप रिंग्स। आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनका बाइंग लिंक्स मिल जाएगा, और कुछ ही दिन में मैं इनका रिव्यूज़ और इन सब चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है इनके ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोज़ भी लाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और इस व्लॉग में आपको यूजुअली थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड बट विदाउट क्लिपिंग योर हाईलाइट्स इस तरह से शूट करना है, जिसे ETTR या फिर एक्सपोजिंग टू द राइट कहा जाता है। और इसके लिए आप कैमरा का जो हिस्टोग्राम होता है वो यूज़ कर सकते हैं।
जब आप एक्सपोजर को एडजस्ट करते हैं, हो सकता है वेरिएबल एनडी फिल्टर की मदद से कर रहे हैं या फिर लाइट्स का इंटेंसिटी को एडजस्ट करके कर रहे हैं, तो उस वक्त आप आपके कैमरा का जो हिस्टोग्राम है वो चेक करके एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम जब यहाँ पे मिडिल में रहता है तो इसका मतलब आपका फुटेज प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है। यूजुअली जब आप नॉर्मल मोड में शूट करते हैं तो आपको हिस्टोग्राम को यहीं पे रखना है, लेकिन जब आप एस-लॉग में शूट करते हैं तो आपको एक्सपोजिंग टू द राइट का जो फॉर्मूला है जिसे ETTR कहते हैं वो ध्यान में रखते हुए एक्सपोजर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपका हिस्टोग्राम जितना हो सके राइट की तरफ हो। अगर ज़्यादा एक्सपोज कर देंगे और यहाँ पे हिस्टोग्राम का जो ये पॉइंट है ये राइट की तरफ से निकल जाएगा तो इसका मतलब है आपके फुटेज में कुछ हाईलाइट पोर्शंस क्लिप कर चुका है। अगर आपका हाईलाइट्स क्लिप कर जाएगा तो वो आप कलर ग्रेडिंग में वापस नहीं ला सकते हैं। तो आपको ये एक्सपोजर बहुत ही ध्यान से सेट करना है, यहीं पे सारा खेल है। अगर आप आपके फुटेज को थोड़ा सा ओवर एक्सपोज शूट कर पाएंगे विदाउट क्लिपिंग योर हाईलाइट्स और बाद में कलर ग्रेडिंग के टाइम पे अगर आप उस फुटेज का एक्सपोजर डाउन करके प्रॉपर एक्सपोजर में लाएंगे तो आपको सबसे अच्छा सिनेमैटिक फुटेज देखने को मिलेगा। और ये कलर ग्रेडिंग में किस तरह से करना है वो मैंने पहले ही इसके ऊपर वीडियोस बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको आपके कैमरा में इन कैमरा वाइट बैलेंस को बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है और इसे ऑटो वाइट बैलेंस में बिल्कुल ही मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऑटो वाइट बैलेंस में रखेंगे तो थ्रू आउट द शूट कैमरा वाइट बैलेंस को बार बार चेंज करते रहेगा और जब आप कलर करेक्शन करने जाएंगे तो आपका सभी फुटेज का जो वाइट बैलेंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा और आपको कलर करेक्शन करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होगा इन सब क्लिप्स को एक लेवल पे लाने के लिए। और अगर आप वाइट बैलेंस को प्रॉपर्ली पहले ही सेट कर लेंगे और थ्रू आउट द एंटायर शूट अगर आपका लाइटिंग या फिर लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है तो आपका सभी फुटेज एक ही वाइट बैलेंस में आएगा और जब आप कलर करेक्शन करने के टाइम पे एक क्लिप का वाइट बैलेंस प्रॉपर्ली एडजस्ट करेंगे तो उसी को आप हर एक क्लिप में कॉपी पेस्ट कर दे सकते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे क्लिप्स का वाइट बैलेंस सही कर सकते हैं। तो इसलिए वाइट बैलेंस को शूट शुरू होने से पहले ही एडजस्ट कीजिए और थ्रू आउट द एंटायर शूट जब तक लाइट या फिर आपका जो शूटिंग लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है आप वाइट बैलेंस को एक ही सेटिंग में रख दीजिए। इसके अलावा सिनेमैटिक फुटेज पाने के लिए आपको स्टेबल फुटेज भी कैप्चर करना होता है, तो उसके लिए एटलीस्ट एक ट्राइपॉड यूज़ कीजिए। अगर आपके पास गिम्बल है तो और भी अच्छा है, अगर गिम्बल नहीं है तो एटलीस्ट आप एक शोल्डर रिग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये शोल्डर रिग यूज़ किया है। और प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड एस-लॉग फुटेज किस तरह का दिखता है उससे आपको फैमिलियर होना है, ताकि जब आप मॉनिटर में देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्ली एक्सपोज हो रहा है या फिर अंडर एक्सपोज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड एस-लॉग फुटेज इस तरह का दिखता है, जो कैमरा में आपको दिखाएगा ओवर एक्सपोज्ड है। लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो जब हमें फुटेज प्रोवाइड करता है कलर ग्रेडिंग करने के लिए तो वो इस तरह का दिखता है, जो कि कैमरा में तो आपको दिखाएगा प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है लेकिन एक्चुअल में ये अंडर एक्सपोज्ड है। और वो इसलिए क्योंकि एस-लॉग एक फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल है जो फेडेड दिखता है और यहाँ पे डार्क पोर्शंस नहीं रहता है, मतलब जो ब्लैक्स है वो ब्लैक ना दिख के आपको डार्क ग्रे दिखेगा, तो इसलिए कैमरा को लगता है कि ये प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है। कलर करेक्शन के टाइम पे आप जब इन फुटेज के ऊपर कॉन्ट्रास्ट डालते हैं तो वो डार्क ग्रेज ब्लैक तक जाता है और जो लाइट ग्रेज है वो वाइट्स तक जाता है, तब जाके वो एस-लॉग फुटेज नॉर्मल एंड नेचुरल दिखता है। इसके अलावा आपके कैमरा में एक टूल है जिसे ज़ीब्रा कहा जाता है, आप ज़ीब्रा का इस्तेमाल करके भी आपके फुटेज को एक्सपोज कर सकते हैं। अभी ज़ीब्रा का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड फाइनली सोनी मिररलेस कैमराज में एक वीडियो गामा असिस्ट बोल के ऑप्शन होता है, जिसको अगर आप ऑन करेंगे और गामा असिस्ट को एस-लॉग 3 S-Gamut 3 में सेट करेंगे तो आपको आपके कैमरा के मॉनिटर में शूट करने के टाइम पे फुटेज को नॉर्मल रेक 709 में दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल जो शूट है वो एस-लॉग में ही होगा। तो वो देख के अगर आप फुटेज को एक्सपोज करेंगे तो आपको एक्सपोजर सेट करने के टाइम पे थोड़ा सा इजी होगा और गलती करने का प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगा। अगर आपको और भी डिटेल में सिनेमेटोग्राफी सीखना है तो आप स्किल शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप हाई क्वालिटी वीडियो कोर्सेज मिल जाएगा और एक ही सब्सक्रिप्शन से आप इन सभी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको स्किल शेयर ज्वाइन करना है तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एफिलिएटेड लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।